पिछले एक साल के अंदर एआई के अंदर कितनी ज्यादा एडवांसमेंट्स हुई हैं। हम लोगों के पास चैट जीपीटी जैसे टूल्स, मिड जर्नी जैसे टूल्स, सोरा एआई जैसे टूल्स, इतने सारे टूल्स आ चुके हैं। ऐसे बहुत सारी कंपनीज फॉर्म हो रही हैं जिनके अंदर मशीन लर्निंग का हेवीली यूज हो रहा है। बहुत सारी कंपनीज बंदों को फायर कर रही हैं एंड उन्हें एआई के साथ रिप्लेस कर रही हैं। तो एआई कुछ तो है यार, ठीक है। अब हम ये एआई इंजीनियर बन कैसे सकते हैं? एआई इंजीनियर या फिर मशीन लर्निंग इंजीनियर या फिर डेटा साइंटिस्ट हम लोग कैसे बन सकते हैं? मैं इन तीनों टर्म्स का साथ में क्यों यूज कर रहा हूं, मैं इसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन हम लोग ब्रॉडली आप लोग एआई के साथ कैसे काम कर सकते हो एंड कैसे एआई की फील्ड के अंदर जॉब को ग्रैब कर सकते हो, इस चीज के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये वाली वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप लोगों का एआई के अंदर इंटरेस्ट है अभी, तभी इस वाली वीडियो को पूरा देख के जाना, बीच में छोड़ के मत जाना, ठीक है। बहुत सारी चीजें मैं बताने वाला हूं, अगर एक कॉपी पेन लेके बैठ सकते हो तो वो भी कर लेना। एंड बिना देर के चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आप लोग अभी इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे, इस डायग्राम के अंदर ना बहुत सारी चीजें मेंशन की हुई है। आप लोग देख के समझ में आ रहा होगा कि ये डायग्राम ब्रॉडली क्या सिग्निफाई करता है। आप में से जो भी लोगों को लगता है कि डेटा साइंटिस्ट एंड मशीन लर्निंग इंजीनियर सेम होता है, वो नहीं होता है। एआई इंजीनियर एंड मशीन लर्निंग इंजीनियर सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, बट कुछ काम एआई इंजीनियर ज्यादा करता है जो कि एक मशीन लर्निंग इंजीनियर नहीं कर पाता है। सिमिलरली डेटा साइंटिस्ट एंड एआई इंजीनियर के अंदर भी बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, बट फिर भी हम लोग इन टर्म्स को साथ में यूज कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारा चंक जो है इस चीज का वो कॉमन होता है। जैसे कि आप लोग इस डायग्राम के अंदर देख पा रहे हो कि मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा बड़ा चंक डेटा साइंस के अंदर भी कवर अप होता है। तो यानी कि चाहे तो आप लोग एक डेटा साइंस इंजीनियर बन जाओ, चाहे आप लोग एक एआई इंजीनियर बन जाओ, चाहे आप लोग एक मशीन लर्निंग इंजीनियर बन जाओ, आप लोग काम ब्रॉडली एक ही चीज के ऊपर करने वाले हो। बहुत सारी चीजें होंगी जो कि आप लोगों की स्पेसिफिक हो सकती हैं, जो कि अलग होंगी एक फील्ड के अंदर, बट ब्रॉडली आप लोग एआई के अंदर ही काम करने वाले हो, ये आप लोगों का तय है, ठीक है। तो हमारा पहले ये डाउट दूर हो गया कि एआई इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डीप लर्निंग इंजीनियर एंड डेटा साइंटिस्ट के अंदर फर्क क्या होता है। तो ब्रॉडली यही फर्क होता है। सारे के सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं, बट डेटा साइंटिस्ट का काम होता है मेनली डेटा के साथ खेलना। मशीन लर्निंग इंजीनियर या फिर एआई इंजीनियर का काम होता है एल्गोरिथम्स को बिल्ड करना एंड उन एल्गोरिथम्स को ट्रेन करना। साथ साथ में कुछ एमएलओप्स इंजीनियर्स भी होते हैं जो कि मशीन लर्निंग मॉडल्स को डिप्लॉय करने का काम करते हैं। ये सारी की सारी जॉब्स मशीन लर्निंग की फील्ड के अंदर होती है। अगर आप लोग इस फील्ड के अंदर स्टार्ट आउट कर रहे हो तो आप लोगों को इतना तो बेसिक ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसका रोड मैप क्या होने वाला है। तो यार वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मेरे पास पीडब्ल्यू टीम की तरफ से आप लोगों के लिए एक मैसेज है। आप में से बहुत सारे लोग अभी एक मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस इंजीनियर बनना चाहते हैं एंड पीडब्ल्यू इस फील्ड के अंदर बहुत टाइम से काम करते आया है एंड बहुत सारे कोर्सेज इन लोगों ने यहाँ पे लॉन्च किए हैं। इनमें से ही इनका एक कोर्स है जनरेटिव एआई डेटा साइंस कोर्स। 6 महीने का ये कोर्स रहने वाला है जिसके अंदर 200 घंटे की वीडियोस आप लोगों के पास अवेलेबल होगी। ये पूरा का पूरा एक जॉब असिस्टेंस प्रोग्राम भी होने वाला है, यानी कि पीडब्ल्यू वाले आप लोगों को जॉब लगवाने में भी हेल्प करने वाले हैं। अगर आप लोग कोर्स ऑफरिंग्स में जाके देखो तो यहाँ पे आप लोगों को इंडस्ट्री रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स बनवाए जाएंगे, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस दी जाएंगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, पीडब्ल्यू लैब मिलेगी आप लोगों को कोडिंग करने के लिए। साथ ही साथ में आप लोगों के लिए क्वेश्चन एंड आंसर फोरम होगा एंड आप लोगों को असाइनमेंट्स मिलेंगे, आप लोगों की करियर गाइडिंग सेशंस होंगे एंड आप लोगों को रिवीजन करवाई जाएगी टॉपिक्स की। क्योंकि मशीन लर्निंग इतनी ज्यादा आसान नहीं होती है, इसलिए इसकी बार बार रिवीजन करनी पड़ती है। अगर हम लोग कोर्स के करिकुलम की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को पाइथन सिखाया जाने वाला है, स्टैटिस्टिक्स सिखाए जाने वाले हैं, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड जनरेटिव एआई आप लोगों को डीप के अंदर सिखाया जाने वाला है। जनरेटिव एआई आप लोगों को किसी भी और कोर्स के अंदर देखने को नहीं मिलता है क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा नई फील्ड है। एलएलएम्स को डेवलप करना ये एक बहुत ही ज्यादा न्यू टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर बहुत ज्यादा हायरिंग हो रही है। तो यहाँ पे इस कोर्स के अंदर आप लोगों को वो भी सीखने को मिलता है। अगर आप लोग इस कोर्स के अंदर इंटरेस्टेड हो तो आप लोगों को मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया है जहाँ पे से जाके आप लोग इस कोर्स के बारे में इंक्वायरी कर सकते हो। वहां पे आप लोगों के सारे डाउट्स भी सोल्व हो जाएंगे, प्लस आप लोगों को पीडब्ल्यू वाले गाइड भी कर देंगे कि आप लोगों को इस कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहिए कि नहीं। आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सारी की सारी चीजें वहां पे हो जाने वाली है। एंड हम लोग अब हमारी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने ना इसका रोड मैप बताने के लिए आप लोगों को 6 स्टेप्स लिख के रखे हैं। इन 6 स्टेप्स में से सबसे पहला स्टेप है आप लोगों को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है। आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक C++ सीखी होती है कॉलेज के अंदर, या फिर जावा सीखी होती है, या फिर कुछ लोग पहले से पाइथन सीख के बैठे होते हैं। जिन लोगों ने भी पाइथन सीखी है वो लोग वेल एंड गुड है, वो लोग अभी से मशीन लर्निंग करना शुरू कर सकते हैं, वो लोग डायरेक्टली सेकंड स्टेप के ऊपर जंप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने पाइथन नहीं की है तो आप लोग पहले पाइथन लैंग्वेज को कर सकते हो। पाइथन के अलावा एक ऑल्टरनेटिव भी होता है कि आप लोग आर लैंग्वेज को कर लो, बट
मैं मेनली रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग पाइथन के अंदर करो, क्योंकि एक बहुत ज्यादा ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट आप लोगों को मिल जाती है। बहुत सारे करोड़ों डेवलपर्स हैं जो कि पाइथन के अंदर काम करते हैं, तो आप लोगों को एक डेवलपर सपोर्ट मिल जाती है, जिसके थ्रू आप लोगों का जो काम है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। आप लोगों को कोई भी एरर आया, आप लोगों को डायरेक्टली सोल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, तो ये है स्टेप नंबर 1 कि आप लोगों को पाइथन सीखना है, सबसे बेसिक स्टेप। दूसरा स्टेप है टू लर्न सम मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स वाले जो स्टेप है ये जो इसको मैंने सेकंड स्टेप के ऊपर कवर अप किया है, लेकिन अगर आप लोग चाहो तो इस वाली चीज को ना आप लोग नंबर 5 पे भी रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये जो मैथमेटिक्स वाले जो स्टेप्स होते हैं ना, ये आप लोगों के ज्यादा एडवांस्ड एल्गोरिथम्स के अंदर आते हैं। आप लोग ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में पढ़ोगे, आप लोग प्रोबेबिलिटी के अंदर डीप के अंदर जाओगे कि कैसे मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम्स एक्चुअल के अंदर डीप में कैसे वर्क करती हैं। तो ये आप लोग मैथ के अंदर पढ़ने वाले हो। एंड बहुत सारे लोगों को मैथ ऑफ कोर्स पसंद नहीं होती है, बहुत सारे लोगों को फॉर्मुलेस पसंद नहीं होते हैं, सिग्मा, अल्फा, डेल्टा, क्या क्या चीजें होती हैं, तो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होती है ये सारी की सारी चीजें। इस केस के अंदर आप लोग अगर चाहो तो इसको 5th स्टेप के ऊपर भी रख सकते हो, लेकिन अगर आप लोग मैथ के अंदर इंटरेस्टेड हो, आप लोगों को मेरी तरह मैथ पसंद है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, सेकंड स्टेप को करना शुरू कर सकते हो। इसके अंदर आप लोगों को सिर्फ 3 चीजें सीखनी है। आप लोगों की 12th के अंदर भी चीजें आप लोगों को सिखाई जाती हैं, तो आप लोग चाहे तो उसी को रिविजिट कर लो, या फिर आप लोग थोड़ा सा कोई भी एक बुक के अंदर इन्वेस्ट करके उस बुक के अंदर से पढ़ना शुरू कर सकते हो, नहीं तो यूट्यूब वीडियोस तो आप लोगों को मिल ही जाती हैं। तो वो 3 चीजें क्या क्या है जो आप लोगों को सीखनी है मैथ के अंदर, वो है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, सबसे पहली चीज ये है। दूसरा है लीनियर अलजेब्रा एंड तीसरा है कैलकुलस। ये तीनों की तीनों मैथ के टॉपिक्स हैं। अब मैं मैथ के अंदर कोई जीनियस नहीं हूँ, ठीक है, तो मैंने आप लोगों को इसलिए सिर्फ 3 टॉपिक्स लिख के रखे हैं। इनके बारे में अगर आप लोगों को बेसिक ज्ञान है कि लाइन इक्वेशन क्या होती है, आप लोगों के मैट्रिक्स कैसे बनता है, ये सारी की सारी चीजें, कैलकुलस की बेसिक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारी की सारी चीजें कैसे होती है, प्रोबेबिलिटी के अंदर बहुत सारे फॉर्मुलेज होते हैं, स्टैटिस्टिक्स के अंदर बहुत सारे फॉर्मुलाज होते हैं, अगर आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें पता है, तब आप लोग डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप्स के ऊपर मूव ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारा स्टेप नंबर 2, जहां पे आप लोग मैथ्स के बारे में सीखना है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, इसको 5वें स्टेप के ऊपर भी आप लोग कवर अप कर सकते हो। तीसरी चीज है जो कि आप लोगों को सीखनी है, वो है डेटा मैनिपुलेशन। डेटा मैनिपुलेशन क्या चीज होती है एग्जैक्टली? डेटा मैनिपुलेशन के अंदर आप लोग क्या करते हो, डेटा को क्लीन करना सीखते हो, आप लोग डेटा के साथ खेलना सीखते हो। लेट्स से आप लोगों के पास 1 लाख रोज का डेटा है, आप लोगों के पास 1 लाख रोज का डेटा है कि कोई इमेज जो है वो कुत्ते की है या बिल्ली की है। तो आप लोगों के पास डेटा है कि ये जो इमेज है, इन 1 लाख में से 50,000 जो इमेजेस हैं वो कुत्ते की हैं, 50,000 इमेजेस जो है वो बिल्ली की हैं। अब आप लोग क्या करोगे, इनमें से जो इररेलेवेंट डेटा है, कोई इमेजेस जो ऐसी हैं जो कि ना तो कुत्ते की है ना ही बिल्ली की है, तो आप लोग उनको रिमूव कर सकते हो अपने डेटा के अंदर से, उनको फिल्टर आउट कर सकते हो। जो डेटा एंट्रीज एम्प्टी है उनको आप लोग फिल्टर आउट कर सकते हो। जिन डेटा एंट्रीज के अंदर अगर आप लोगों को लगता है कि यार ये तो बहुत ज्यादा सिमिलर है, ये तो हम भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि ये कुत्ता है या बिल्ली है, तो उनको भी आप लोग रिमूव कर सकते हो। तो ऐसे ऐसे करके ना आप लोग अपने मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन कर सकते हो। जो डेटा फिल्टरिंग का पार्ट होता है, डेटा को कलेक्ट करने का पार्ट होता है, डेटा के साथ खेलने का जो भी पार्ट होता है, वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को सीखनी पड़ती है। उसके लिए मेनली एक लाइब्रेरी यूज की जाती है, उसका नाम होता है पैंडास। पैंडास क्या करता है, आप लोगों को डेटा मैनिपुलेशन की एबिलिटीज प्रोवाइड कर देता है। आप लोग डेटा के साथ खेल सकते हो, आप लोगों को सिर्फ रोज प्रिंट आउट करवानी है, आप लोगों को सिर्फ रोज के साथ खेलना है, सिर्फ कॉलम्स के साथ खेलना है, आप लोगों को सिर्फ कुछ टाइप के कॉलम्स के साथ खेलना है। आप लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हो, बहुत सारी अलग अलग स्टेप्स आते हैं जिसके थ्रू आप लोग इस डेटा को वैल्यूएबल डेटा के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोग डेटा मैनिपुलेशन वाले स्टेप के अंदर सीखने वाले हो। डेटा एनकोडिंग जैसे स्टेप्स जो है वो भी सारे के सारे इसी के अंदर कवर अप होने वाले हैं। तो डेटा मैनिपुलेशन आप लोगों का 3rd स्टेप होने वाला है। उसके बाद जो 4th स्टेप है वो होने वाला है टू प्ले विद एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स क्या होती हैं यार? एल्गोरिदम्स ना बेसिकली आप लोगों के एक कोड को लिखने का तरीका होता है। लाइक आप लोगों के ना मशीन लर्निंग के अंदर मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है सुपरवाइज लर्निंग, उसके बाद होता है अनसुपरवाइज लर्निंग एंड तीसरा होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब इन तीनों की तीनों टाइप्स के ना अलग अलग एल्गोरिदम्स होते हैं। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास लिनियर रिग्रेशन होता है, पॉलिनोमियल रिग्रेशन होता है, केएनएन होता है, डिसीजन ट्री होता है, रैंडम फॉरेस्ट होता है। ऐसी बहुत सारी एल्गोरिदम्स होती हैं जिनके थ्रू आप लोग अपने मॉडल को ट्रेन कर सकते हो। आप लोग एक डेटा के ऊपर अपने मॉडल को ट्रेन कर सकते हो एंड जो भी मॉडल आप लोगों के डेटा के ऊपर एफिशिएंटली वर्क करता है, आप लोग उसको फाइनल मॉडल के अंदर यूज कर सकते हो। तो ये मशीन लर्निंग की कुछ टेक्निक्स होती हैं जो कि हम लोग मेनली सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर करते हैं। एक बच्चा है, वो आग की तरफ जा रहा है, उसका हाथ जल गया तो वो दोबारा से आग की तरफ नहीं जाएगा। तो ये सिमिलर टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग आप लोग समझ सकते हो। इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक बच्चे की तरह है, एक बच्चा वाला दिमाग है जो कि बार बार ट्रेन होता है गलतियां कर करके एंड उसके बेसिस पे ही वो प्रेडिक्शंस भी बिल्ड करता है। एंड इनके लिए हम लोगों को ऑफ कोर्स कुछ एल्गोरिदम सीखनी पड़ती हैं, कुछ मैथ भी सीखना पड़ता है,
जो कि आप लोगों को डेफिनेटली रिक्वायर्ड होने वाला है। उसके बाद जो 5वां स्टेप है, इसके अंदर थोड़ा सा हम लोग एडवांस क्राइटेरिया के अंदर जा रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारी अलग अलग ऐसी चीजें आएंगी जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा टफ लग सकती हैं। इसके लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि ये है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इससे पहले कुछ लोग डीप लर्निंग करना पसंद करते हैं, बट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी आप लोग कर सकते हो डायरेक्टली। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग अगर देखा जाए तो ये अपने आप में ही एक फील्ड है। अगर आप लोगों ने ग्रामरली यूज किया होगा, आप लोगों ने डुओलिंगो यूज किया होगा, वहां पे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा यूज हो रही होती है। आप लोगों के जनरेटिव एआई जैसे कि चैट जीपीटी वगैरह में भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो वहां के लिए आप लोगों को नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सीखनी पड़ती है। ये कैसे वर्क करती है, ये सारी की सारी चीजें एडवांस होती हैं, जिसके लिए आप लोगों को डेडिकेटेड कोर्स लेना पड़ेगा। एंड इसके बाद हमारा फाइनल स्टेप होता है, जो कि होता है डीप लर्निंग एंड कंप्यूटर विजन। डीप लर्निंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग न्यूरल नेटवर्क्स को बिल्ड करते हैं। जैसे कि हमारा दिमाग होता है ना, दिमाग के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, वैसे ही हम लोग यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क्स को बिल्ड करते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को, जिनकी सहायता से हम लोग खुद एक दिमाग को क्रिएट करते हैं, खुद एक ऐसी एल्गोरिथम को क्रिएट करते हैं जिसके जो कि बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो। इसके अंदर भी बहुत ज्यादा डीप के अंदर स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि ये कोई ऐसा सोखा काम नहीं है वेब डेवलपमेंट जैसा कि लाइक आप लोगों ने एक दिन के अंदर रिएक्ट जेएस कंप्लीट कर दिया एंड हो गया। इसके अंदर आप लोगों को टाइम डालना पड़ता है, आप लोगों को कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है इन चीजों के अंदर। एंड सिमिलरली कंप्यूटर विजन के अंदर कि आप लोगों को कैमरा क्या देखता है, आप लोगों ने बहुत सारे वो देखे होंगे रील्स या फिर शॉर्ट्स देखे होंगे आप लोगों ने, जो कि क्या करते हैं, आप लोगों का कैमरा जो है वो आप लोगों को बता देता है कि ये मैन है या वुमेन है या फिर ये कैट है या डॉग है। रियल टाइम के अंदर उसको कैसे रिकॉग्नाइज करना है वो आप लोगों का कंप्यूटर विजन करने में हेल्प कर देता है। मेनली ये 6 स्टेप्स होते हैं आप लोगों के, जिनकी सहायता से आप लोग एक मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हो। लेकिन इसके अलावा, ठीक है, ये तो हो गया मशीन लर्निंग इंजीनियर, बट इसके अलावा ना एक और स्टेप आप लोगों का होता है, जो कि बहुत सारे इंजीनियर्स को दूसरे इंजीनियर से सेपरेट कर देता है। एंड दैट स्टेप इज टू बिकम अ जनरेटिव एआई इंजीनियर स्लैश डेवलपर। यानी कि मैंने थोड़ा सा गलत बोला इसको, बट बेसिकली पॉइंट ये है कि अगर आप लोगों ने अभी देखा है चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ऐसी बहुत सारी टूल्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं चैट जीपीटी जैसे, तो आज के टाइम के अंदर जो जनरेटिव एआई के अंदर लोग काम कर सकते हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। आप लोग क्या कर सकते हो, एंड्रिज कैलपैथी करके एक यूट्यूबर है, उन्होंने चैट जीपीटी को बनाना सिखाया कि चैट जीपीटी का जो बेसिक वर्जनिंग होती है वो कैसे बनती है। तो आप लोग वहां से उनसे ये चीज जो है वो सीख सकते हो फ्री के अंदर यूट्यूब के ऊपर। तो वो जो है वो आप लोगों को सिखा देंगे कि जनरेटिव एआई एक्चुअल में कैसे वर्क करता है। इसके लिए आप लोगों को क्या क्या टूल्स यूज करने पड़ सकते हैं, क्या क्या लाइब्रेरीज यूज करनी पड़ सकती है, वो सारी चीजें आप लोगों को सीखनी पड़ती हैं। एंड जब आप लोग ये चीजें सीख जाते हो ना एंड एक जनरेटिव एआई इंजीनियर बन जाते हो, आप लोग ऑलरेडी मशीन लर्निंग इंजीनियर से एक स्टेप आगे हो एंड आप लोगों की जॉब लगने की प्रोबेबिलिटी उस इंजीनियर से एक स्टेप ज्यादा है। तो अगर आप लोग कुछ करने की सोच ही रहे हो तो बेटर डू इट द बेस्ट, कि आप लोग सब चीजें सीखने की कोशिश करो, लाइक जो भी मैंने आप लोगों को स्टेप्स बताए, प्लस आप लोगों का जो जनरेटिव एआई वाला जो स्टेप है, अगर आप लोग इन सारी चीजों को कर लोगे ना, उसके बाद आप लोग एक मशीन लर्निंग इंजीनियर बन पाओगे। इसके बीच में आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा कैगल कॉम्पिटिशन्स के अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, बट वो एक प्रोसेस का स्टेप है, ठीक है। आप लोगों को प्रोजेक्ट्स बनाने ही पड़ते हैं, चाहे वो आप लोग किसी भी फील्ड के अंदर हो, आप लोगों को प्रोजेक्ट्स बनाने ही पड़ते हैं, आप लोगों को इंटर्नशिप्स करनी ही पड़ती हैं, आप लोगों को गालियाँ सुननी ही पड़ती हैं, तभी जाके आप लोग एक फील्ड को सीख पाते हो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्यों आप लोगों को एआई को सीखना चाहिए एंड इसका क्या रोड मैप हो सकता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड मैं आप लोगों से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।